आज की कहानी है अपने जैसे लोग। इस नए फ्लैट में आए हमें 6 महीने हो गए हैं। आते ही जैसे एक नई जिंदगी मिल गई है। कितना अच्छा लग रहा है यहाँ। खुला व स्वच्छ वातावरण, एक ही डिजाइन के बने 10-12 पंक्तियों में खड़े, एक ही रंग से पुते फ्लैट। सामने लंबा चौड़ा खुला पार्क, जिसमें शाम के समय खेलने के लिए बच्चों की भीड़ लगी रहती है। पार्क से ही लगती हुई दूर दूर तक फैली सांवली नई बनी चिकनी नागिन सी सड़क, जिस पर एक आध कार के सिवा अधिक भीड़ नहीं रहती। कितना अच्छा लगता है यह सब। हंसते खेलते हम दूर तक घूम आते हैं। इन 6 महीनों से पहले जिस जगह 3 महीने गुजार कर आई थी, वहां तो ऐसा लगता था जैसे बदहाली में कोई एक कोना हमें रहने के लिए मिल गया हो। पुरानी दिल्ली में 2 मंजिले मकान के नीचे के हिस्से में कमरा रहने को मिला था। धूप का तो वहां नामो निशान नहीं था। प्रकाश भी नीचे की मंजिल तक पहुंचने में असमर्थ था। आधे कमरे में मैंने रसोई बनाई हुई थी, आधे में सोना होता। एक छोटी सी कोठरी में नल लगा था, जिसे बर्तन साफ करने व कपड़े धोने के अलावा नहाने के काम लाया जाता था। यह तो अच्छा हुआ कि दिल्ली आने के कुछ महीनों बाद ही ये सरकारी फ्लैट बनकर तैयार हो गए। नहीं तो शायद जीवन या तो उसी बदहाली में बिताना पड़ता, या नीरज को नौकरी ही कहीं और तलाश करनी पड़ती। अपने इस नए मकान को मैं और नीरज थोड़ा थोड़ा करके इस तरह सजाते रहते जैसे हमें अपने सपनों का महल मिल गया हो, और हम अपनी पूर्ण शक्ति के साथ उसमें अपनी संपूर्ण कल्पनाओं को साकार करते हुए देखना चाहते हों। हम दोनों बहुत खुश थे। पर एक दिन शाम को नीरज ने पीछे वाले बरामदे में खड़े होकर अपने सामने की विशाल कोठरियों पर नजर गड़ाते हुए कहा, यहाँ और तो सब कुछ ठीक ही है, लेकिन अपनी पिछली तरफ की ये जो बड़े बड़े लोगों की कोठियां हैं ना, इतनी बड़ी बड़ी, न जाने क्यों आंखों से उतरकर मन के भीतर कहीं चुभ सी जाती हैं। इनके सम्मुख रहकर हीनता का आभास सा होने लगता है। इनके अंदर झांक कर देखने की कल्पना मात्र से बदन सिहर उठता है। सोचता हूँ कि कहाँ हम और कहाँ ये लोग। मैं आश्चर्य से नीरज के मुंह की ओर ताकती रह गई। और ये विचार कैसे आए आपके दिमाग में कि हम इन लोगों से हीन हैं? बड़ी कोठी में रहने और धनवान होने को ही आप क्यों महत्व देते हैं? असली महत्व तो इस बात का है कि हम जीवन को किस प्रकार से जीते हैं, और थोड़ा पाकर भी किस तरह अधिक से अधिक सुखी रह सकते हैं। आज के युग में धन का महत्व बहुत अधिक है शीला। कई बार तो यही सोचकर मुझे बहुत दुख होता है कि हमें भी किसी बड़े धनवान के यहाँ जन्म क्यों नहीं मिला, या फिर हम इतने योग्य क्यों नहीं हो सके कि हम इतना पैसा कमा सकते कि दिल खोलकर खर्च करते। यह सब आपके दिल का वहम है। यह सोचना ही निरर्थक है कि हम किसी से कम हैं। देखिए, हमारे पास सब कुछ तो है। हमें इससे अधिक और क्या चाहिए? आराम से गुजर हो रही है। मुझे लगा मैं नीरज को आश्वस्त करने में काफी सफल हो गई हूँ, क्योंकि उसके चेहरे पर संतोष के भाव दिखाई देने लगे थे। हम दोनों प्रसन्नतापूर्वक शाम की चाय पीने लगे। इतने में 5 वर्षीय बेटा पंकज दौड़ता हुआ आया और बोला, मम्मी, देखो ये सामने वाली कोठी का सन्नी है ना, उसके लिए आज उसके पापा एक नई साइकिल लाए हैं, 3 पहियों वाली। हमें भी ला दोगी ना? चाय का घूंट मेरे गले में ही अटक गया। मैं नीरज की आंखों में झांकने लगी। उसकी जीप तैयार मिली। अब ला दो ना 100 रुपए की साइकिल। या अभी जो लेक्चर झाड़ रही थी, उससे खुश करो अपने लाडले को। कह रही थी सब कुछ है हमारे पास। पंकज अनुनय भरी दृष्टि से मेरी ओर निहारे जा रहा था। सच बताओ मम्मी, लाओगी ना मेरे लिए भी साइकिल? मैंने खींचकर उसे गले से लगा लिया। देखो बेटा, तुम मेरा राजा बेटा होना, दूसरों की नकल नहीं करते। हाँ, जब हमारे पास रुपए होंगे हम जरूर ला देंगे। मैंने उसे बहलाना चाहा था। क्यों, हमारे पापा भी तो दफ्तर में काम करते हैं, रुपए लाते हैं। फिर आपके पास क्यों नहीं है रुपए? वह अपनी बात पूरी करवाना चाहता था। अच्छा, ज्यादा नहीं बोलते। कह तो दिया ना कि ला देंगे। आप जाओ तुम यहाँ से, मैंने क्रोध भरे शब्दों में कहा। और पंकज धीरे धीरे वहां से खिसक गया। इधर नीरज का चेहरा ऐसे हो रहा था जैसे किसी ने थप्पड़ मारा हो उसके मुंह पर। अपमान और क्रोध से झल्लाते हुए बोला, देखूंगा डांट डपट कर कब तक तुम चुप करवाओगी उसे। आज तो यह पहली फरमाइश है, आगे देखना क्या क्या फरमाइशें होती हैं। मैं चुप रही। बात सच ही थी। पहली वास्तविकता सामने आते ही दिमाग चक्कर खा गया था।
कैसे गुजारा होगा ऐसे अमीर लोगों के बीच। हमारे सामने पूरी 6 कोठियां हैं, उनमें दर्जन से भी ऊपर बच्चे हैं। सभी नित्य नई वस्तुएं व खिलौने लाते रहेंगे और पंकज देखकर जिद करता रहेगा। कहाँ तक मार पीट कर उसकी भावनाओं को दबाया जाएगा। मैं पंकज के भविष्य के बारे में चिंतित हो उठी। कितने ही अकल के घोड़े दौड़ाए, पर कहीं कोई रास्ता दिखाई नहीं दिया। अगले ही दिन शाम को नीरज ने सुझाव दिया, एक बात हो सकती है, पंकज को उधर खेलने ही ना जाने दो। पीछे से जाने वाले दरवाज़ा हर समय बंद ही रखा करो। सामने वाले फ्लैट है ना, उनमें सब अपने ही जैसे लोग रहते हैं। उन्हीं के बच्चों के साथ सामने के पार्क में खेलने दिया करो पंकज को। बात मेरी भी समझ में आ गई। ना इन बड़े लोगों के बच्चों में खेलेगा, ना जिद करेगा। मैंने पिछला दरवाज़ा खोलना ही छोड़ दिया। लेकिन पंकज सामने की ओर कभी ना निकलता। ऊपर बरामदे में खड़ा होकर पीछे की कोठियों वाले उन्हीं लड़कों को देखता रहता, जिनमें से कोई तो अपनी नई साइकिल पर सवार होता, कोई रेसिंग कार पर, तो कोई लकड़ी के घोड़े पर। कई बार वह पीछे का दरवाज़ा खोलने की भी जिद करता और मुझे उसे डांटकर चुप कराना पड़ता। अजीब मुसीबत थी बेचारे की। एक दिन शाम को नीरज जब काम से लौटा तो पंकज का कान पकड़ते हुए उसे घसीटते हुए लाया और बरामदे में पटक दिया। मैं दोपहर का काम निपटाकर लेटी हुई एक पत्रिका पढ़ते पढ़ते शायद सो गई थी। अचानक ही पंकज की चिल्लाहट से हड़बड़ाकर उठ बैठी। देखा नहीं तुमने, वहां बड़े मजे से उन लड़कों की साइकिल में धक्का लगा रहा था, जैसे गुलाम हूं उनका। शर्म नहीं आती। मार मार कर खाल उतार दूंगा अगर आगे से उनके पास गया या कोई ऐसी हरकत की तो। उसकी गाल पर एक थप्पड़ और मारते हुए नीरज पंकज को मेरी ओर धकेलते हुए अंदर चला गया। वह क्या जाने गुलाम या बादशाह को, बच्चे का दिल तो निर्दोष होता है। मुझे दुख था तो नीरज के सोचने के ढंग पर। ऊंच नीच की भावना उसे परेशान कर रही थी। मैं समझ गई कि कोई ऐसा भाव उसके हृदय में घर कर गया था जो हर समय उन लोगों की नज़रों में उसे हीन बना रहा था, और दूसरों के धन दौलत का महत्व उसके मस्तिष्क में बढ़ता ही जा रहा था। यद्यपि हीन हम लोग किसी भी प्रकार से नहीं थे। जब तक यह गलत भावना नीरज के मन से दूर न होगी, हमारा इस कॉलोनी में रहना दूभर हो जाएगा, ऐसा मुझे दिखाई देने लगा था। मैंने भी सोच लिया था कि मुझे उसी बदहाली में जाने की अपेक्षा नीरज के मन में बैठी उस भावना से लड़ाई करनी है। बड़े सोच विचार के बाद मैंने एक कदम उठाया। नीरज के दफ्तर चले जाने के बाद मैं उन बड़े लोगों के संपर्क में आने का प्रयत्न करती रही। उनके घर में प्रवेश करने के साथ ही उनके हृदयों में प्रवेश करके यह जानने की कोशिश करती रही कि क्या हम अपने साधारण से वेतन व साधारण जीवन स्तर के साथ उनके समाज में आदर पा सकते हैं। सबसे पहले मैंने अपना परिचय बढ़ाया कोठी नंबर 5 की सौदामिनी से। उनके पति एक बड़ी फर्म के मालिक हैं, अनेक वर्ष विदेश रहकर आए हैं और उनके नीचे कार्य करने वाले अनेक कर्मचारी भी विदेशों से प्रशिक्षित हैं। कई सुंदर नव युवतियां भी इनके नीचे स्टेनो, टाइपिस्ट व रिसेप्शनिस्ट का कार्य करती हैं। स्वाभाविक है कि गांगुली साहब पार्टियों और क्लबों में अधिक व्यस्त रहते हैं। एक दिन सौदामिनी ने अपने हृदय की व्यथा व्यक्त करते हुए कहा, क्या करूं शीला जी, अपने एक बच्चे को तो इन्हीं के व्यसन के पीछे गंवा बैठी हूँ। हर समय इनके साथ या तो बाहर ही रहना पड़ता था या घर में ही डिनर व पार्टियों में व्यस्त रहती थी। बच्चे की देखरेख कर ही नहीं पाई। आया के भरोसे ही रहा। वह न जाने कैसा बासी व गंदा दूध पिलाती रही कि बच्चे का जिगर खराब हो गया और काफी इलाज के बावजूद चल बसा। अब प्रदीप 2 वर्ष का हो गया है, उसे छोड़ते मुझे डर लगता है। जब से यह हुआ, इनके और मेरे संबंधों में दरार पड़ती जा रही है। ये बाहर रहते हैं और मैं घर में पड़ी जलती रहती हूँ। वे लगभग रो पड़ी। अरे, इस समस्या का हल तो बहुत आसान है। आप प्रदीप को पंकज के साथ हमारे यहाँ भेज दिया कीजिए। दोनों खेलते रहेंगे। प्रदीप जब पंकज के साथ हिल जाएगा तो आपके पीछे से हमारे घर ठहर भी जाया करेगा। फिर आप शौक से गांगुली साहब के साथ बाहर जाइए। सौदामिनी का मुंह एक ओर तो हर्ष से दमक उठा, दूसरी ओर वे आश्चर्य से मेरे मुंह की ओर देखती रह गईं। आप कैसे करेंगी इतना सब मेरे लिए? आपको परेशानी होगी। नहीं, आप बिल्कुल चिंता ना कीजिए। मैं प्रदीप को ज़रा भी कष्ट नहीं होने दूंगी और मुझे भी उसके कारण कोई परेशानी नहीं होगी। फिर हमारे पंकज का दिल भी तो
उसके साथ बहल जाएगा। वह भी तो बेचारा अकेला सा रहता है। मैंने हंसते हुए उनसे विदा ली थी और अगली ही शाम को वे स्वयं प्रदीप को लेकर हमारे यहाँ आ गई थी। कितनी ही देर बैठी बैठी वे हमारे छोटे से घर की गृह सज्जा की प्रशंसा करती रही थी। प्रदीप प्रतिदिन हमारे यहाँ आने लगा। अपने ढेर सारे खिलौने भी ले आता। दोनों बच्चे खेल में ही मस्त रहते। मैं बीच बीच में दोनों को खाने पीने को देती रहती। कभी कभी कहानियाँ भी सुनाती और पुस्तकों में से तस्वीरें भी दिखाती। अब जब भी सौदामिनी चाहती, बड़े शौक से प्रदीप को हमारे यहाँ छोड़ जाती। आरंभ में नीरज ने बहुत आपत्ति उठाई थी। देख लेना, भलाई के बदले में बुराई ही मिलेगी। ये बड़े लोग किसी का एहसान थोड़े ही मानते हैं। मैं कोई भी कार्य बदले की भावना से नहीं करती। बस इतना ही जानती हूँ कि इंसान को इंसानियत के नाते अपने चारों ओर के लोगों के प्रति थोड़ा बहुत फर्ज निभाते रहना चाहिए। फिर इससे हमारा पंकज भी तो बहल जाता है। मुझे तो फायदा ही है। खाक बहल जाता है। देखूंगा कितने दिन ऐसे बहलाओगी उसे। नीरज चिढ़ते हुए अंदर चला गया था। परंतु नीरज को यह अभी तक मालूम नहीं था कि जब से प्रदीप हमारे यहाँ आने लगा था, तब से पंकज मानसिक रूप से बहुत स्वस्थ रहने लगा था। वह अधिकतर प्रदीप या उसके खिलौनों में व्यस्त रहता। मुझे भी घर का कार्य करने में सहूलियत हो गई। पहले पंकज ही मुझे अधिक व्यस्त रखता था। मैं दिन में कुछ कढ़ाई सिलाई व अपने लेखन का कार्य भी नियमित रूप से करने लगी। एक दिन शाम को हम घूमने निकले तो गांगुली साहब सुयोगवश बाहर ही खड़े मिले। बड़े ही विनम्र होकर हाथ जोड़ते हुए स्वयं ही आगे बढ़कर बोले, आइए शीला जी, आपने हम पर जो एहसान किया है वह कभी उतार नहीं पाऊंगा। सच, अकेले में कितना बुरा लगता था बाहर जाना। आपने हमारी समस्या हल कर दी। मुझे शर्मिंदा ना कीजिए गांगुली साहब। पड़ोसी के नाते यह तो मेरा फर्ज था। आइए, अंदर आइए। वे हमें अंदर ले गए। सौदामिनी भी आ गई। काफी देर बैठे बातें करते रहे। बातों के दौरान ही मैंने गांगुली साहब को जब अपना छोटा सा यह सुझाव दिया कि आधुनिक युग में रहते हुए भी घर से बाहर उन्हें इतना व्यस्त नहीं रहना चाहिए कि पत्नी घर में ऊब जाए। वे कहने लगे, हाँ, मैं स्वयं ही आपके इस सुझाव के बारे में सोच चुका हूँ। मैंने परसों ही आपका लेख पढ़ा था। आपके विचार वास्तव में सराहनीय हैं। मैं तो बहुत खुश हूँ कि आप जैसे योग्य, प्रतिभावान और कर्तव्यनिष्ठ हस्ती इस कॉलोनी में आई। इतना कहकर वे जोर से हंस दिए। हम खुशी खुशी बाहर निकलकर घर के सामने आए ही थे कि देखा पंकज और प्रदीप दोनों साइकिल से खेल रहे हैं। आश्चर्य तो नीरज को तब हुआ जब उसने देखा कि पंकज तो गद्दी पर बैठा है और प्रदीप उसे धक्का दे रहा है। देखो तो सही, कैसे बादशाह की तरह गद्दी पर जमा बैठा है और उससे साइकिल खिंचवा रहा है। कहीं मिसेस गांगुली ने देख लिया तो? वे कितनी ही बार बच्चों को ऐसा खेलते हुए देख चुकी हैं। कोई भावना उनके मुख पर कभी दिखाई नहीं दी। सब आपके दिल का वहम है। मैंने उचित अवसर देखकर कहा और वह चुप हो गया। शायद वह अपनी गलती अनुभव करने लगा था। एक इतवार को दोपहर का शो देखने का प्रोग्राम था। मैं नहाकर जल्दी से कपड़े बदल आई थी और घर में पहनने वाली अपनी साधारण सी धोती को मैंने बरामदे में ही रस्सी पर डाल दिया। नीरज कुछ देर पीछे वाली कोठियों की ओर बड़े ध्यान से देखता रहा। फिर मेरी धुली धोती को उसने रस्सी से उतार फेंका और बोला, इस 20 रुपल्ली की धोती को इन लोगों के सामने सुखाने मत डाला करो। देखो, वह 6 नंबर वाली देख देख कर कैसे हंस रही है। यह देखकर कि तुम्हारे पास ऐसी ही सस्ती धोती है पहनने को। क्या कहेंगे ये सब लोग। इसे सुखाना ही था तो ऊपर उधर बाहर बगीचे में तार पर डाल देती। मैं भी जरा क्रोध में बोलती हुई धोती को उठाकर बाहर डाल आई थी। बहुत दुख हुआ था नीरज के सोचने के ढंग पर। फिल्म देखते हुए भी दिल उखड़ा उखड़ा रहा, परंतु मैंने हिम्मत नहीं हारी। तीसरे दिन शाम को 6 नंबर वाली रमा हमारे यहाँ आई तो मुझे आश्चर्य हुआ, पर वह बड़े प्रेम से अभिवादन करके बैठते हुए बोली, शीला जी, आप कलम चलाने के साथ साथ कढ़ाई में भी अत्यंत निपुण हैं। यह तो हमें अभी सप्ताह भर पहले ही सौदामिनी जी ने बताया है। सच, परसों दोपहर आपने बरामदे में जो धोती सुखाने के लिए डाल रखी थी, उस पर कड़े हुए बूटे सुंदर लग रहे थे कि मैं तो उसी समय आने वाली थी, लेकिन आप उस दिन फिल्म देखने चली गईं। नीरज उस समय वहीं बैठा था।
रमा अपनी बात कह रही थी और हम एक दूसरे के चेहरों को देख रहे थे। मैं अपनी खुशी को बड़ी मुश्किल से रोक पा रही थी और नीरज अपनी झेप को किसी भी तरह छिपाने में समर्थ नहीं हो रहा था। आखिर उठकर चल दिया। रमा जब चली गई तो मैंने उससे कहा, अब बताओ कि वे मेरी धोती के सस्तेपन पर हंस रही थी या उस पर कढ़े हुए बेल बूटों की सराहना कर रही थी। हाँ भाई, चलो तुम ही ठीक हो, मान गए हम तुम्हें। पहली बार उसने अपनी गलती स्वीकारी। उसके बाद एक आत्मसंतोष का भाव उसके चेहरे पर दिखाई देने लगा। इस कॉलोनी में रहने का एक बड़ा लाभ मुझे यह हुआ कि मध्यम और उच्च वर्ग दोनों ही प्रकार के लोगों के जीवन का अध्ययन करने का अवसर मिला। मैंने अनुभव किया कि बड़ी बड़ी कोठियों में रहने वाले व धन की अपार राशि के मालिक होते हुए भी अमीर लोग कितनी ही समस्याओं व जटिलताओं से जकड़े हुए हैं। उधर अपने जैसे मध्यम वर्ग के लोगों की भी कुछ अपनी परेशानियां व उलझनें थीं। मेरे लिए खुशी की बात तो यह थी कि प्रत्येक महिला बड़ी ही आत्मीयता से अपना सुख दुख मेरे सम्मुख कह देती थी, क्योंकि मैं समस्याओं के सुझाव मौखिक ही बता देती थी या फिर अपनी लेखनी द्वारा पत्रिकाओं में प्रस्तुत कर देती थी। परिणाम स्वरूप कई परिवारों के जीवन सुधर गए थे। मेरे घर के द्वार हर समय हरेक के लिए खुले रहते। अक्सर महिलाएं हंसकर कहती, आपका समय बर्बाद हो रहा होगा। हमने तो सुना है कि लेखक लोग किसी से बोलना तक पसंद नहीं करते, एकांत चाहते हैं। इधर हम तो हर समय आपको घेरे रहती हैं। यह आपका गलत विचार है। लेखक का कर्तव्य जन जीवन से भागने का नहीं होता, बल्कि प्रत्येक के जीवन में स्वयं घुसकर खुली आंखों से देखने का होता है। तभी तो मैं आपके यहाँ किसी भी समय चली आती हूँ। मैं बड़ी नम्रता से उत्तर देती तो महिलाएं हृदय से मेरे निकट होती चली गईं। धीरे धीरे उनके साथ उनके पति भी हमारे यहाँ आने लगे। नीरज को भी उनका व्यवहार अच्छा लगा और वह भी मेरे साथ प्रत्येक के यहाँ जाने लगा। मुझे लगने लगा वास्तव में सभी लोग अपने जैसे हैं, ना कोई छोटा ना बड़ा है, बस दिल में स्थान होना चाहिए। फिर छोटे या बड़े निवास स्थान का कोई महत्व नहीं रहता। अभी 3 दिन पहले ही पंकज का जन्मदिन था। हमारी इच्छा नहीं थी कि धूमधाम से मनाया जाए, परंतु एक बार जरा सी बात मेरे मुंह से निकल गई तो सब पीछे पड़ गए। नहीं भाई, एक ही तो बच्चा है, उसका जन्मदिन तो मनाना ही चाहिए। हम दोनों यही सोच रहे थे कि जान पहचान वाले लोग कम से कम 150 तो हो ही जाएंगे। कैसे होगा सब? इतने सारे लोगों को बुलाया जाएगा तो पार्टी भी अच्छी होनी चाहिए। इतने बड़े लोगों को मुझे तो अपने यहाँ बुलाने में भी शर्म आ रही है और ये सब पीछे पड़े हैं, कैसे होगा? नीरज बोला, फिर वही बड़े छोटे की बात कही आपने। कोई किसी के यहाँ खाने नहीं आता, यह तो एक प्रेम भाव होता है। मैं सब कर लूँगी। मैंने अवसर देखते हुए बड़े धैर्य से काम लिया। सुबह ही मैंने पूरी योजना बना ली। आशा देवी की आया व कमला जी के यहाँ से 2 नौकर बुला लिए। लिस्ट बनाकर उन्हें सहकारी बाजार से सामान लाने को भेज दिया और मैं तैयारी में जुट गई। घंटे भर बाद ही सामान भी आ गया। मैंने घर में समोसे, पकोड़े, छोले व आलू की टिक्कियाँ आदि तैयार कर ली। मिठाई बाजार से आ गई। बैठने का इंतजाम बाहर लॉन में कर लिया गया। फर्नीचर आसपास की कोठियों से आ गया। सभी बच्चे अत्यंत उत्साह से कार्य कर रहे थे। गांगुली साहब ने अपनी फर्म के बिजली वाले को बुलाकर बिजली के नन्हे रंग बिरंगे बल्बों की फिटिंग पार्क में करवा दी। मैं नहीं समझ पा रही थी कि सब कार्य स्वयं ही कैसे हो गया। रात के 12 बजे तक जश्न होता रहा। सौदामिनी जी के स्टीरियो की मीठी धुनों से सारा वातावरण आनंदमय हो गया। पंकज तो इतना खुश था जैसे परियों के देश में उतर आया हो। इतने उपहार लोगों ने उसे दिए कि वह देख देख कर उलझता रहा, गाता रहा। सबसे अधिक खुशी की बात तो यह थी कि जिसने भी उपहार दिया उसने हार्दिक इच्छा से दिया, भार समझकर नहीं। मैं यदि इनकार भी करती तो आगे से उत्तर मिलता, वाह पंकज, आपका बेटा थोड़े ही है, वह तो हम सबका बेटा है। यह सुनकर मेरा हृदय गदगद हो उठता। रात के 2 बज गए। बिस्तर पर लेटते ही नीरज बोला, आज सचमुच मुझे पता चल गया है कि व्यक्ति के अंदर योग्यता और गुण हो तो वह कहीं भी अपना स्थान बना सकता है। तुमने तो यहाँ बिल्कुल ऐसा वातावरण बना दिया है जैसे सब लोग अपने जैसे ही नहीं
बल्कि अपने ही हैं। कहीं कोई अंतर ही नहीं, असमानता नहीं। अब मान गए ना मेरी बात? मैंने विजयी भाव से कहा तो वह प्रसन्नता से बोला, हाँ भाई मान गए। अब तो सारी आयु भी इन लोगों को छोड़ने का मन में विचार तक नहीं आएगा, और छोड़ना भी पड़ा तो अत्यंत दुख होगा। तब इन लोगों की याद हम साथ ले जाएंगे, कहकर मैं निश्चिंत होकर बिस्तर पर लेट गई। दोस्तों, आपको हमारी ये कहानी कैसे लगी? प्लीज़ कमेंट्स करके बताइए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।